गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है गणित की कक्षा में। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6। तो इससे पहले कि हम एक्सरसाइज 3.6 शुरू करें, हम थोड़ा सा फोकस करेंगे महत्तम समापवर्तक क्या होता है। इस बात पे हम जानेंगे कि HCF क्या होता है और किस प्रकार निकाला जाता है, और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 बाय 1 लेंगे। तो यहाँ महत्तम समापवर्तक की बात करते हैं। तो महत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में HCF आपने सुना होगा, या फिर GCD। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहा जाता है। अब तक पिछली जो एक्सरसाइज हैं उनके अंदर हमने पढ़ा कि अपवर्तक या गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड अर्थात किसी संख्या की जो गुणनखंड है, वे संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को पूरा भाग कर देते हैं। अब हम महत्तम समापवर्तक, अर्थात महत्तम का अर्थ होता है बड़े से बड़ा, और अपवर्तक का अर्थ है गुणनखंड, और सम का अर्थ है बराबर। इसका क्या अर्थ हुआ? यदि मैं सबको इकट्ठा करूं और महत्तम समापवर्तक की परिभाषा दूं तो कुछ इस प्रकार होगी कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? उसके सारों गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। सारा गुणनखंड मतलब जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जब हम निकालते हैं एक तो फैक्टर निकालेंगे। अगर सिंगल संख्या है तो फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन दो या दो से ज़्यादा संख्याएं हैं तो अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो पहले वो कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे, और ढूंढने के बाद जो उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है, ग्रेटेस्ट है, वो जो कॉमन फैक्टर है उसे हम क्या कहेंगे? उन संख्याओं का HCF कहेंगे। तो चलिए देखते हैं और इस बात को और अच्छी तरह समझते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं और साथ साथ देखते हैं और समझेंगे इस चीज़ को कि किस प्रकार इनका HCF निकाला जाता है। यहाँ दो संख्याएं दी हैं 18 और 48, और हमें इनका HCF ज्ञात करना है। 18 और 48 दोनों का महत्तम समापवर्तक मैं यहाँ लिख देता हूँ महत्तम, ताकि मैं आपको नाम भी साथ साथ क्लेरिफाई करवाऊँ क्या है समापवर्तक। तो 18 के अपवर्तक, इन दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो उसके लिए पहले मैं देखता हूं जो संख्या पहली है अर्थात 18 है, तो 18 के अपवर्तक देखता हूं कि 18 के अपवर्तक कौन कौन से हैं। अपवर्तक का गुणनखंड, अर्थात वे कौन सी संख्याएं हैं जो 18 को पूरा भाग करती हैं। यदि मैं इस प्रकार देखता हूं तो अगर मैं शुरुआत 1 से करता हूं, 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सभी का अपवर्तक है, तो 1 से आगे से शुरुआत करते हैं, अगली प्राकृत संख्या लेते हैं जो नेचुरल नंबर नेक्स्ट है उस पे चलते हैं। तो इस प्रकार अगर मैं देखता हूं तो 2 से डिवाइड होता है, 2 के बाद 18 3 से भी पूरा भाग होता है, फिर 4 से नहीं, 5 से भी नहीं होता, फिर 6 से भाग होता है, फिर 7 8 से नहीं होगा, 9 से भाग होगा। और क्योंकि 18 का ठीक आधा 9 होता है, तो इसके बाद जो अगली संख्या होगी, इसका जो अगला अपवर्तक होगा, गुणनखंड होगा, जो फैक्टर होगा, वो सीधा 18 ही होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो 18 के अपवर्तक हैं, जो फैक्टर हैं 18 के, वो कौन कौन से हैं? 2 3 6 9 और 18। ये वो संख्याएं हैं जो 18 को पूरा भाग कर देंगे। अब 48 में देखते हैं। अब हम 48 के अपवर्तक की बात करते हैं कि जो 48 है, ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 48 को पूरा भाग कर देंगी। और इस प्रकार हम शुरुआत 2 से करते हैं, तो 2, क्योंकि 2 से भी 48 पूरा भाग होता है, 2 के बाद 3 से 8 और 4 12, तो 3 से ही भाग हो जाएगा, 4 से भाग होगा, फिर 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 10 11 12, उसके बाद 12 से, 12 के बाद 16 से, 16 के बाद 24 से, और 24 के बाद 48 से। तो ये जो हैं, ये जो संख्याएं आई हैं, ये वे संख्याएं हैं जो 48 को पूरा भाग करती हैं, और इसीलिए इन संख्याओं को 48 का अपवर्तक कहेंगे। अब हमारे पास 18 के अपवर्तक भी हैं, 48 के अपवर्तक भी हैं। तो इसका जो एक पार्ट था, अगर समापवर्तक की मैं 2 पार्ट करूं, इसको 2 भागों में बांटूं, तो इसका अर्थ हुआ सम जमा अपवर्तक।
तो ये तो हम सॉल्व कर चुके कि हमने 18 के और 48 के अपवर्तक तो निकाल दिए। अब दूसरा स्टेप जो है हमें क्या करना है, सम का अर्थ ऐसे अपवर्तक ढूंढना है जो बराबर हो। सम का अर्थ होता है बराबर। बराबर कौन से, 18 के अपवर्तक भी हों और 48 के भी। वे अपवर्तक या वे संख्याएं जो 18 को भी भाग करती हों और 48 को भी भाग करती हों, ऐसी संख्याएं 18 और 48 के सम अपवर्तक कहलाएंगी। तो चलिए देखते हैं, हम लिखेंगे 18 व 48 के सम अपवर्तक। यहाँ अब हम इसके सम अपवर्तक निकालेंगे। तो इसमें 2 है, यहाँ देख पा रहे होंगे 18 में 2 से भाग जाता है, ये भी 48 भी, तो एक 2 हुआ। उसके बाद अगला देखते हैं, 3 है, 3 से भी दोनों संख्याएं भाग जाती हैं, 3 से 18 भी भाग जाता है, 48 भी, तो मैंने दूसरा 3 लिख दिया। उसके बाद 6 से भी दोनों संख्याएं भाग जाती हैं। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे और कोई नहीं, 6 के बाद कोई संख्या नहीं। अब हमने देखा जो 18 व 48 हैं उनकी सम अपवर्तक कौन कौन से हैं, 2, 3 और 6। अर्थात ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 18 को भी और 48 को भी दोनों को भाग करती हैं। ये दूसरा स्टेप हुआ, अपवर्तक निकाल लिए, सम अपवर्तक ढूंढ लिए, और अब बात है महत्तम की। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा। अर्थात जो सम अपवर्तक हैं, कौन से, 2, 3 और 6, इन सम अपवर्तकों में से जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए, इनके जो कॉमन फैक्टर हैं, उन कॉमन फैक्टर्स के अंदर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात सबसे बड़ा, तो मेरे पास संख्याएं हैं 2, 3 और 6। और जैसा कि आपको पता है इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी होगी, बिल्कुल सही, 6। तो HCF क्या होगा इसका, 6। अर्थात महत्तम समापवर्तक जो है किस किस का, 18 और 48 का जो महत्तम समापवर्तक है वो 6 है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 और 48 दोनों को भाग कर दे। 18 को कोई एक संख्या सिंगल को तो भाग कर सकती है, लेकिन अगर दोनों की बात करते हैं 18 या 48, दोनों की 18 और 48, तो 6 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 18 और 48 दोनों संख्याओं को भाग कर दे। इसलिए हम कहेंगे कि 6 जो है इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, HCF है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। आशा है आप समझ गए होंगे, और महत्तम समापवर्तक की जो परिभाषा है उसे भी समझ गए होंगे। क्या होती है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक उन संख्याओं के सारों गुणनखंडों में से, ये सार गुणनखंड थे, सम अपवर्तक जो है सार गुणनखंडों में से जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है वो महत्तम समापवर्तक कहलाता है। और किसी संख्या का या किन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं को पूरा भाग करता है, पूरा भाग करता है, और दी गई संख्याओं से सदैव छोटा होगा। यह भी इसका एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है कि दी गई संख्याओं से छोटा होता है हमेशा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम आगे चलेंगे, छोटा और बराबर होता है, बराबर या छोटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 देखते हैं। या इस क्वेश्चंस के कई पार्ट हैं, 2-3 मैं आपको समझाता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। अब हम ये ले लेते हैं जिसमें 3 संख्याएं हैं, 12, 45 और 75। एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया कि किस प्रकार आप दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। पहले जो संख्याएं दी हैं उन सब का अपवर्तक निकालेंगे, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में सम अपवर्तक या फिर आप ये कहिए सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर हैं वो ढूंढेंगे। और थर्ड स्टेप में हमें ये देखना है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो सार गुणनखंड हैं, उनमें से सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अब 12, 45 और 75 हमारे पास 3 संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम 12 के अपवर्तक निकालते हैं। 12 के अपवर्तक अर्थात वे संख्याएं जो 12 को भाग करती हैं, 2, 3, 4, 6, 12। आगे लेते हैं 45 के अपवर्तक। यदि मैं 45 के अपवर्तक देखता हूं तो 45 को कौन कौन सी संख्याएं भाग करेंगी, 3, 5, 5 के बाद 9, फिर 15 और फिर 45। 3 से, 5 से, 9 से, 15 से,
और फिर सीधा 45 से भाग होगा। अब 75 की बात करें, 75 की बात करते हैं तो अपवर्तक 75 के कौन से होंगे? 75 7 और 5 12, इसका अर्थ है 3 से भाग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 5 है तो 5 से ही भाग जाएगा। उसके बाद 15 से भाग जाएगा, उसके बाद 25 से भाग जाएगा और उसके बाद सीधा 75 से भाग जाएगा। ये तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया। इसके अपवर्तक निकाले। 3 संख्याएं थी, चूंकि हमने तीनों संख्याओं की अपवर्तक निकाले। सेकंड स्टेप मैंने आपको बताया था हमें सम अपवर्तक निकालने हैं, तो अब हम निकालेंगे 12, 45 व 75 के सम अपवर्तक। सम अपवर्तक की बात करें अर्थात जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें देखेंगे 3, 3 और 3, तो पहला 3। उसके बाद और कोई संख्या ऐसे दिखाई दे रही है आपको? 4 है, इनमें नहीं है, 5 इन दोनों में है, इसमें नहीं, 6 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, कोई संख्या ऐसे नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? एक ही संख्या ही हमारे पास 3। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि सबसे बड़ा अपवर्तक निकालें, लेकिन यहाँ तो एक ही संख्या है, इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ कि यही सबसे बड़ा अपवर्तक है। तो इस प्रकार इसका HCF कितना होगा? 3 होगा। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। 3 से 12 को भाग करते हैं 4 बार, 3 से 45 को करते हैं 15 बार और 75 को करेंगे तो 25 बार। तो इस प्रकार इनका HCF क्या आया है? 3 आया है। तो ये और क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट था। आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से समझते हैं, हम गुणनखंड विधि द्वारा भी देखते हैं कि किस प्रकार गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात किया जाता है। आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें एक तो अभी हमने जिस तरीके से निकाला वो तरीके थे भाग विधि द्वारा। अब हम इसमें भी देखें गुणनखंड विधि द्वारा किस प्रकार निकालते हैं। 12, 45 और 75। सबसे पहले संख्याओं को लिखिए। अब हम गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड, और वो भी कैसे है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड है, इसका अर्थ है कि हम इन्हें भाग करेंगे अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, 2 से। तो 2 से 6 बार भाग गया, 2 से 3 बार और इसी प्रकार 3 से 1 बार यहाँ तक। अब 45 को लेते हैं। 2 से भाग नहीं तो अगली संख्या पे चले जाइए। 2 से अगली संख्या 3 है, 3 से 15 बार, फिर 3 से 5 बार और इस प्रकार जब तक 1 ना आ जाए चलते रहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 3 से करेंगे 25 बार, अब 5 से और फिर तो अब 12 की अभाज्य गुणनखंड, ये जो विधि है कौन सी है? अभाज्य गुणनखंडों द्वारा महत्तम निकालने की विधि है। तो 12 की अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आए 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक उसी प्रकार 45 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा 3 गुणा 5। उसी तरह 75 के आए हैं 3 गुणा 5 गुणा 5। और अब हम इनमें कॉमन देखेंगे, जो तीनों संख्याओं के अंदर ऐसी संख्या ढूंढे जो तीनों का ही गुणनखंड हो। तो इस प्रकार देखते हैं तो 2 इसका गुणनखंड है 12 का, लेकिन इनका नहीं है, 2 नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस प्रकार हम HCF निकालेंगे तो कितना आया? 3। अर्थात तीनों के अंदर कॉमन जो संख्याएं हैं एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जब एक से ज़्यादा होगी तो हम उन संख्याओं के आपस में गुणा कर देंगे। मान लीजिए 3 के अलावा यहाँ 2 और होता तो 3 गुणा 6 2, 3 गुणा 2 HCF कितना हो जाता? 6 हो जाता। लेकिन यहाँ एक ही है साझा गुणनखंड, इसलिए यही HCF होगा। ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालने का तरीका था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आशा है आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है निम्न का महत्तम समापवर्तक क्या है? 2 क्रमागत संख्याएं, क्रमागत अर्थात लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जिनके अंदर एक क्रम है और लगातार हैं, ये संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। अब आप देखिए महत्तम समापवर्तक बताना है। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी 2 लगातार संख्याएं उठा लीजिए, कुछ भी। मान लीजिए मैंने 15, 16 उठा ली, मान लीजिए मैंने 9, 10 उठा लिया या 4, 5 उठा लिया। तो ऐसे स्थिति में मान लीजिए 4, 5 लेते हैं, सबसे छोटा उदाहरण है। तो 4 है, 4 के अगर मैं गुणनखंड देखता हूँ तो कौन कौन से होंगे? 2 और 4, और 5 के सिर्फ 5। इन दोनों के अंदर अगर आप देख पा रहे हो क्या कोई साझा गुणनखंड है?
दो क्रमागत संख्याओं के बीच कोई भी साझा गुणनखंड नहीं होता, कभी नहीं होता। दोनों अगर दो क्रमागत संख्याएं हैं तो उनमें एक को छोड़कर कोई साझा गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि एक तो सभी संख्याओं का साझा गुणनखंड होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 4 के जो गुणनखंड है वो 2 और 4 है, 5 के सिर्फ 5 है। इन दोनों का कोई भी सार गुणनखंड या कॉमन फैक्टर नहीं है इन दोनों के अंदर, इसलिए ऐसी संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, हमेशा 1 माना जाएगा। दो क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ कितना होगा, 1। ये एक नियम है, आपको याद रखना है कि अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, दो क्रमागत सम संख्याएं। अब सम संख्याओं की बात है, क्रमागत। यदि मैं शुरुआत से देखता हूँ प्राकृत संख्याओं में, तो पहली जो सम संख्या है वो 2 होती है, सबसे छोटी सम संख्या, और उसके बाद 4। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्रमागत हैं। कैसी, सम क्रमागत, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं ये। तो यहाँ अगर हम इनकी बात करें और इनका एचसीएफ निकालें तो देखते हैं, तो मैं 2 की अगर मैं गुणनखंड देखता हूँ, 2 की अपवर्तक देखता हूँ, तो 2 के अपवर्तक कौन से होंगे, सिर्फ 2 होगा, और 4 का अपवर्तक कौन सा होगा, 2 और 4। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना आया, इनमें कॉमन क्या है, 2, तो इसका अपवर्तक कितना हुआ। अगर दोनों की 2 के अपवर्तक सिर्फ 2 था, 4 के 2 और 4, और अगर इसकी एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना हुआ, 2। इसका अर्थ क्या हुआ कि जब दो क्रमागत संख्याएं होती हैं, कैसी, सम, दो सम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमेशा 2 होता है। आप और उदाहरण लेके इस प्रकार देख सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्याएं ना हों, ये 2 है, अगर मैं इसको 22 और 24 करता हूं तो भी एचसीएफ 2 ही आएगा। अगर मैं इसको 122 और 124 करता हूं तो भी 2 ही आएगा। होनी चाहिए क्रमागत और कैसी, सम और क्रमागत दोनों क्वालिटी है, तो हमेशा एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अब हम बात करते हैं क्रमागत विषम संख्याओं की। कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 13 और 15 ली, 13 और 15 अगर मैं इस प्रकार देखते हैं और इनके मैं एचसीएफ निकालता हूं, तो 13 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से होंगे, 13 की अपवर्तक, 13 के अपवर्तक कौन से होंगे, सिर्फ 13 ही है। ये अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, कोई इसको भाग नहीं करेगा। 15 की बात करता हूं तो 3 और 5 और 15, यहाँ देखिए इन दोनों के अंदर भी कोई भी साझा गुणनखंड नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, आप और उदाहरण ले सकते हैं, 5 और 7 लेंगे तो 5, 7 भी, ये दोनों संख्याएं हैं 5 और 7, ये विषम संख्याएं हैं और इनमें भी कोई साझा गुणनखंड नहीं है। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई साझा गुणनखंड ना हो तो उनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार हमने देखा, हमने निकाला, समझा कि 2 क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी भी हो सकती हैं, सम विषम, 2 क्रमागत हैं तो उनका एचसीएफ सदैव 1 होगा। 2 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ सदैव 2 होगा, और 2 क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ सदैव 1 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 संख्याएं हैं और क्रमागत हैं तो उनका एचसीएफ कितना होता है, और विषम है तो कितना होता है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज जो 3.6 थी, आज हमने उसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व की। आशा है आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।